मतलब ये नहीं होता, स्टेट की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। तो हर एक चीज कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि जो एक चीज है वो दूसरी नहीं हो सकती, दूसरी चीज है वो तीसरी नहीं हो सकती है। तो कानूनी अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार का मतलब सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, साधारण सा। कानूनी अधिकार का मतलब सिर्फ ये है कि मान लो अगर आपको कोई अधिकार प्राप्त है तो उसके लिए कानून भी है, और अगर उस अधिकार को आप वो अधिकार प्रैक्टिस करने से अगर कोई रोकता है आपको, तो उस कानून के अनुसार उसको सजा भी मिल सकती है। समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं? कानूनी अधिकार बोलते हैं। संवैधानिक अधिकार क्या होता है? संवैधानिक अधिकार कुछ भी नहीं है। संवैधानिक अधिकार एकदम सिंपल सा है। क्या होता है संवैधानिक अधिकार? मतलब ऐसे राइट्स जो संविधान हमें प्रोवाइड करता है, मतलब ऐसे अधिकार जो संविधान में वर्णित है, वो क्या है? संवैधानिक अधिकार है। अच्छा बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब आप कमेंट में ये बताओ, जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A, वो कौन सा राइट है? वो लीगल राइट है या संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या दोनों है कि क्या है? बताओ कौन सा राइट है? ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, ऐसे अधिकार जिसके बारे में संविधान में बताया गया है, वो संवैधानिक अधिकार है। सुनो दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि जो नेचुरल राइट है वो ह्यूमन राइट नहीं हो सकता, ह्यूमन राइट नेचुरल राइट नहीं हो सकता, या कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकता, संवैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओवरलैप करते हैं। व्हाट इज नागरिक और राजनीतिक अधिकार? व्हाट इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट? देखो, सिविल और पॉलिटिकल राइट दो अलग अलग चीज है। सिविल राइट का मतलब क्या होता है? सिविल का मतलब यहाँ नागरिक नहीं है। नागरिक क्या है? सिविल का मतलब यह है कि मान लो सिविलाइज्ड होने के नाते, सभ्य होने के नाते, जैसे मनुष्य होता है तो जरूरी थोड़ी है मनुष्य सभ्य हो, लेकिन सभ्य होने के नाते, सभ्यता के कारण, सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहने के कारण, ठीक है, सिविलाइज्ड लोगों के साथ रहने के कारण जो अधिकार आपको प्राप्त होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको सिविक राइट बोलते हैं। ठीक है, नागरिक अधिकार आप बोल सकते हो, हिंदी में सिविक राइट्स बोलते हैं। पॉलिटिकल राइट्स क्या होता है? सिंपल होता है। पॉलिटिकल राइट्स, आपको वोट देने का अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप वोट दे सकते हो, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। तो ये सारे जो पॉलिटिकल राइट्स, मतलब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट होने के लिए, पॉलिटी से इसका मतलब पॉलिटी से नहीं है। ठीक है, पॉलिटी क्या होता है? रूल से रिलेटेड होता है। तो पॉलिटिकल राइट क्या है? मतलब जो ऐसे अधिकार, ठीक है, जो राजनीतिक भागीदारी में आपके योगदान के लिए आपको मिले हैं, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं? उसको राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। मतलब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे वोट देने का अधिकार हो गया, ठीक है, इलेक्शन लड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया। तो ये बताओ, ये सब सारी चीजें ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। अब बताओ फंडामेंटल राइट क्या होता है? ये सारे ज्ञान ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं तो फंडामेंटल राइट, मैं आपको एक परिभाषा बताता हूं, अब आप मुझे बताना ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं। मानव जीवन के उच्चतम विकास के लिए, मानव जीवन के उच्चतम विकास के लिए, ठीक है, और एक वर्दी लाइफ के लिए, मतलब एक योग्य लाइफ, मतलब एक योग्य जीवन, ठीक है, वर्दी लाइफ के लिए, मानव के संपूर्ण विकास के लिए, डिग्निटी के लिए, मनुष्य की डिग्निटी के लिए, ठीक है, सम्मान के लिए जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। सही है कि गलत है? बताओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने कर दी, उसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ये सही है कि गलत है? हो सकता है आप इसको बोलें ये सही है, लेकिन नहीं, ये सही परिभाषा नहीं है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ भी सही परिभाषा नहीं है। सिर्फ एक आप समझो, मैं इस परिभाषा को गलत कर सकता हूं, ये परिभाषा कुछ और भी हो सकती है, कोई और भी परिभाषा हो सकती है। हो सकता है मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन की उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए कुछ और भी चीजों की आवश्यकता हो। जरूरी थोड़ी ना जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के हिसाब से क्या है? फंडामेंटल राइट, आपको कॉमन सेंस लगाना है। मैंने बोला कि आपको मैं 1000 चीजें पढ़ा दो, 1001वीं चीज आ गई एग्जाम में, तब कॉन्सेप्ट। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तो जो फंडामेंटल राइट होता है उसकी सिर्फ एक परिभाषा है, वो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। समझ में आया? भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। दूसरी बात, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहां जा सकते हैं बताओ? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बस यही एक परिभाषा है, बस और कुछ नहीं। मतलब ऐसे राइट, ऐसे अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 32 द्वारा, ठीक है, जिनकी रक्षा की जाती है, अनुच्छेद 32 द्वारा जिनकी रक्षा की जाती है, ठीक है, इनके हनन होने पर, इन अधिकारों का हनन होने पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। अब बताओ हाई कोर्ट क्यों नहीं बोला मैंने? हाई कोर्ट इसलिए नहीं बोला कि आप 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन पहली बात तो 226 मूल अधिकार नहीं है। दूसरी बात ये कि आप सिर्फ मूल अधिकार के लिए वहां नहीं जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मूल अधिकार के लिए जा सकते हैं। तो इसकी एक ही सटीक परिभाषा होगी। इसलिए एग्जाम में अगर आपके स्टेटमेंट मिलते हैं तो बहुत ध्यान से देखना है चीजों को। ठीक है, तो क्या है कि द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 32। तो गारंटेड बाय क्या है? आर्टिकल 32 एंड जस्टिसिएबल विच गिव्स राइट टू मूव कहां? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, एकदम सिंपल सा। जो न्यायोचित है तथा सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देते हैं, ये मौलिक अधिकार कहलाते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब इसके सोर्सेस क्या है? बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई बोलेगा ठीक है 1215 का जो मैग्ना कार्टा है वहां से लिया गया है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ 1936 कराची सेशन का,
ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मेन जो आपको सोर्स मिलेगा, ठीक है, तो लोग बोलेंगे बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है, ठीक है, तो बिल ऑफ राइट्स वाला पॉइंट सही है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो अधिकार को मजबूत बनाती, लोगों के अधिकार को मजबूत बनाती, वो सभी इसका सोर्स है। तो जैसे नेहरू रिपोर्ट हो गया, रिजोल्यूशन ऑफ 1936 कराची सेशन हो गया, बिल ऑफ राइट्स हो गया, ठीक है, जो यूएसए के संविधान में है। तो ये सारी चीजें क्या है, यहां से प्रभावित है। कहीं कहीं पे आपको मैग्ना कार्टा भी देखने मिलेगा, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। क्यों, मैग्ना कार्टा भी अधिकार ही देता है लोगों को। देखो, तो ये मूल रूप से कितने कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, 7 थी, लेकिन अभी कितनी कैटेगरीज में आप पाओगे, ठीक है, 6। तो कितने अधिकार हैं अभी, तो एक तो हो गया आपका राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, फिर उसके बाद फ्रीडम, ठीक है, फिर उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। इस बात का ध्यान रखना, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, इतने डिटेल में पढ़ेंगे ना, आपको ये पॉइंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको लग रहा होगा ये कैसे याद होगा, ये तो छोड़ो, आर्टिकल तो छोड़ो, उसके एक एक क्लॉज याद हो जाएंगे, ठीक है। कैसे याद होगा, क्यों याद होगा, जब डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल्स में एनालिसिस करोगे, सामने आते ही याद आ जाएगा। तो 25 से 28 ये देखें, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है 29-30। और देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके बारे में बता रहा हूं, अगर आर्टिकल 32 ना हो तो सब कुछ बेकार है। मैं आपको बोलूं कि आपके पास अनन्य अधिकार है किसी भी चीज को करने का, और फिर आपको मैं वो करने ही ना दूं, तो आप किससे कंप्लेंट करोगे, बताओ, मेरे पास ही आओगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास आ रहे हो, मैं आपकी बात सुन लो, आपको वो करने देता हूं, कोई आपको रोकता नहीं, तब तो फाइन है। तो वही है आर्टिकल 32 और कुछ नहीं है। सेम वे से मैंने यहां लिखा है, तो आपको कलर थोड़े रंग बिरंगे ज्यादा पसंद होंगे, तो मैंने कहा आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो साइलेंट फीचर क्या है फंडामेंटल राइट का, साइलेंट फीचर छोड़ो, ये बताओ, जब आपको फंडामेंटल राइट मिला है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत गहराई वाली बात, आपको अधिकार कहां से मिले हैं, कहां से मिले हैं, संविधान ने दिया है आपको अधिकार। कहां से मिला है, संविधान में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट के बारे में। अच्छा ये बताओ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री की पोस्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई डिफरेंट टाइप के आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखते हो, आपका सम्मान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के प्रति ज्यादा रहता है, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, कैग हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो। आप बताओ, आपका जो सम्मान रहता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के प्रति ज्यादा रहता है, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रहती है उनके प्रति तो उतना, मतलब थोड़ा सा कम रहता है, बट रहता है सम्मान। लेकिन ये बताओ, आपका सम्मान ज्यादा किसके प्रति रहता है, उनके प्रति रहता है, प्रेसिडेंट के प्रति उनका, ठीक है, जुडिशरी के प्रति, सभी के सभी संविधान में डिफाइन है। भाई उसी संविधान में हमें अधिकार मिले हैं, तो बताओ हम खुश क्यों नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कहां दिए गए हैं, बताओ, संविधान में दिए गए हैं। अच्छा ये बताओ, जो संविधान है, ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, यूपीएससी ने कई बार पूछा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको, मतलब ये सरकार को, आपको तो छोड़ो, ये सरकार को पावर देता है या सरकार को लिमिट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने पहले भी बताया कि मान लो आपके घर में, ठीक है, आपके पिताजी आपको ये बोले कि कल से तुम 10 बजे से पहले आओगे, ठीक है, घर पे 10 बजे रात से पहले आपको आना है। तो अगर कानून बन गया तो उन्होंने आपकी पावर को लिमिट कर दिया, या चलो ठीक है, चलो वो आपके पिताजी ने एक कानून बना दिया कि आपको मुंबई ट्रैवल करना है, मुंबई जाओ मजे करो, ठीक, मजे करो इन द सेंस मुंबई ट्रैवल करो। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अब उन्होंने कानून बना दिया, तो उन्होंने कानून बना दी, तो आपकी पावर को उन्होंने लिमिट कर दिया, सिर्फ मुंबई तक ही जा सकते हो, पावर को बढ़ा दिया। भाई मुंबई बोलना तो मुंबई जाना है, समझ में आया, और उसके आगे कहीं जाना है आना है तो पिताजी ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहली चीज डिफाइन की तो पिताजी दूसरी चीज भी डिफाइन करेंगे। इन द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट मिला है जिसने गवर्नमेंट को, और मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट, क्या, स्टेट के अगेंस्ट है। स्टेट कौन, स्टेट बताऊंगा, 4 कैटेगरीज हैं। तो ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट है। अगर स्टेटमेंट दे दूं कि सभी फंडामेंटल राइट, ऐसा स्टेटमेंट आ जाए सभी फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध हैं, तो स्टेटमेंट सही है कि गलत, आंसर बताओ फटाफट, देखो ध्यान से। तो मोस्ट ऑफ देम आर अपील्ड अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट ऐसा मनमर्जी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आपको बोलने का अधिकार है ना, राइट टू क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, राइट टू असेंबल क्या, पीसफुली विदाउट आर्म्स है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है, कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, ठीक है, आपको अपना जो रिलीजन है उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार है, प्रोफेस करने का अधिकार है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। तो ये बताओ डिफरेंट टाइप की फ्रीडम्स हैं, ठीक है। मान लो आपका पड़ोसी है, ठीक है, कोई पड़ोसी है, बहुत बदमाश पड़ोसी है, वो क्या करता है, वो आपका, आप मान लो धर्म अपना एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, आपको अपने धर्म को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो उसको एक्सप्रेस कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो मान लो, और वो आपको मना कर रहा है, तो बताओ सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे या नहीं जाओगे, बताओ। देखो 2-3 चीजें एकदम ध्यान से सुनो। पहली बात तो मैंने क्या बोला कि ज्यादातर फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध है, ज्यादातर फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी फंडामेंटल राज्य के विरुद्ध है।
तो पहला स्टेटमेंट गलत था। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपको बोला कि मान लो आपका पड़ोसी आपको बदमाशी करने लगे और आपको परेशान करने लगे, भाई थाने जाओगे ना, ठीक है, जो आपका पुलिस स्टेशन है नजदीक वहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना जाओगे। ज्यादातर फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट है बताओ, ठीक है, जैसे आर्टिकल 15 देख लो, आर्टिकल 15 भी लोगों के विरुद्ध भी है, समझ में आया। 17 देख लो, 17 भी लोगों के विरुद्ध है, समझ में आया। तो आगे देखो, तो मोस्ट ऑफ देम आर अवेल्ड अगेंस्ट आर्बिट्री, मतलब कि जो मनमर्जी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता राज्य, राज्य ऐसा मनमर्जी कोई काम कर नहीं सकता। राज्य राज्य बोल रहा हूं, अभी समझाऊंगा राज्य क्या है, पहले सुन लो। तो मनमर्जी काम नहीं कर सकता। मान लो कोई कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री है, मान लो कोई गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्या होती है, कभी कभी बोलते हैं कि अरे तानाशाही गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है, तो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे अथॉरिटेरियन हो, चाहे वो टोटलिटेरियन हो। क्यों मैं नाम ले रहा हूं टोटलिटेरियन का, अभी सीडीएस में हाल ही में पूछा गया जो अथॉरिटेरियन होता है, अथॉरिटेरियन के बारे में, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के बारे में। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के बारे में इतना समझो कि जो पॉलिटिकली कंट्रोल कर ले, आप कहां आओगे जाओगे क्या करोगे वो सारी चीजें, ठीक है, कौन सी पार्टी को वोट दोगे, किस तरीके का आपका माइंड होगा, किस तरीके की आइडियोलॉजी होगी, तो वो अथॉरिटेरियन हो गया। स्पेशली पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का यूज होता है। उसी तरीके से टोटलिटेरियन का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, उसी तरीके से टोटलिटेरियन का मतलब होता है कि सिर्फ वही नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स ही नहीं, कंप्लीटली सब कुछ, मतलब आप क्या सोचोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या काम करोगे, सब कुछ, सभी चीजों पर अधिकार होना तो टोटलिटेरियन होता है, समझ में आया। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो, किसी भी तरीके की तानाशाही को रोकता है फंडामेंटल राइट। क्यों? लोगों के पास अधिकार है। गवर्नमेंट कब तानाशाही होती है, ठीक है, कब अपनी मनमर्जी करती है, जब लोगों मनमर्जी होगी तो क्या करेगी, लोगों के अधिकारों को दबाएगी, और यहां लोगों के अधिकारों को दबाएगी तो आर्टिकल 32 है। चलो चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, समझ में आया। तो उसी तरीके से कुछ देखो, ये ध्यान रखना है, आपको याद नहीं करना है। क्यों? मैं ये बात 100 बार बोलूंगा कि जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो अधिकार है ना, ये किसको प्राप्त है? ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। बाकी का फंडामेंटल राइट उनको भी प्राप्त है, लेकिन सिर्फ 15, 16, 19, 29, 30 ये किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इस बात का ध्यान भी रखना है आपको। आगे देखो, तो अगर मान लो किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो सीधा कहां जा सकते हैं बताओ? कहां जा सकते हैं? सीधा न्यायालय जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, वो उच्च न्यायालय, लेकिन आगे समझोगे। संसद इसमें संशोधन कर सकती है। बताओ फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है क्या? मतलब फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का मतलब क्या है? मान लो कोई चीज उसमें ऐड कर देना, कोई चीज वहां से कट करके हटा देना, कोई राइट्स कम कर देना, ठीक है, राइट्स, हाँ राइट्स कम कर देना, ऐसा भी कर सकती है, ये फिर उसमें कोई सुधार कर देना, तो ऐसा कर सकती है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बेसिक स्ट्रक्चर हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है, एक बार में नहीं बताएं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, कौन सा? 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। सुनो ध्यान से, बाकी के फंडामेंटल राइट्स ऐसे नहीं कि इमरजेंसी लग गई सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए। नेशनल इमरजेंसी किस कौन से बेसिस पे लगती है? देखो जनरली 3 बेसिस पे लगती है, एक तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो गया। तो अगर नेशनल इमरजेंसी 2 बेसिस पे, मतलब 3 बेसिस पे लगती है, लेकिन 2 बेसिस पे कौन सा? बाहरी आक्रमण, मतलब एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा वॉर। इस कंडीशन में जो आर्टिकल 19 है ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म, और वो खत्म नहीं मतलब सस्पेंड हो जाता है टाइम के लिए, तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। लेकिन बाकी के जो फंडामेंटल राइट है ना, वो जो राष्ट्रपति इमरजेंसी के टाइम पे जो डिक्लेरेशन देते हैं, जो उनका डिक्लेरेशन रहता है, उसमें जो जो राइट्स मेंशन रहेंगे वही खत्म होंगे। इस बात का ध्यान रखना। दूसरी सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 20 और 21 को वो भी नहीं खत्म कर सकते। समझ में आया? तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो आर्टिकल 32 है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इनको राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकते हैं, तो बताओ सही है कि गलत है? मैं बोल रहा हूं एक एक चीज जो मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ वही सही है, ठीक है, यहां पे जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, एक्स्ट्रा मतलब दिमाग मत लगाना। तो इन अधिकारों का दायरा क्या अनुच्छेद 31 ए, बी, सी, मतलब 33, 34, 35 द्वारा भी सीमित है, मतलब कुछ चीजें लिमिटेड है। मैं आपको इन सारे आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा क्यों लिमिटेड है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्रावधान बने हैं, ठीक है, पार्लियामेंट ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं, और ऐसा प्रावधान भी है कि पार्लियामेंट ऐसे कानून बना भी सकती है कि वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। फंडामेंटल राइट पहली बात तो संशोधन किया जा सकता है, सैक्रोसैंक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपको, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक है। बेनेट कोलमैन केस में ये भी बोला गया कि हाँ आपको प्रेस भी है,
लेकिन ये बताओ उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है, कुछ चीजों के बेसिस पे आप बोल नहीं सकते हो, आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक मोरालिटी एंड हेल्थ, ठीक है, पब्लिक मोरालिटी हो गया, डिसेंसी हो गया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज हो गया। तो ये सारी चीजों के बेसिस पे ना, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, तो इन बेसिस पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखना। तो सीमित कर सकते हैं क्या? अब ये मैंने सिंपल लिखा है कि अनुच्छेद, ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि अनुच्छेद 6 द्वारा वो जो 19 द्वारा 6 गारंटीकृत अधिकार हैं उनको भी क्या आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो तो सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। 19 जो है ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है 19 का, लेकिन कब? जब दो बेसिस पे लगे हो तब। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ आर्टिकल 12 क्या है? व्हाट इज आर्टिकल 12? मैं लिख के नहीं पढ़ाऊंगा ना, तो बच्चे हमारे बदमाशियां करते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, देखो तो आर्टिकल 12 का डिफाइन करता है स्टेट को। किसको डिफाइन करता है बताओ? स्टेट को। व्हाट इज स्टेट? ठीक है, तो सुनो, अब स्टेट क्या है इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, हम स्टेट के बारे में समझ रहे हैं कि स्टेट क्या है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये आर्टिकल 12 में है। दूसरी बात देखो क्या है स्टेट, क्या है स्टेट? देखो सिंपल सा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, मतलब पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर और सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा बच्चे क्या हो गया बताओ? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, SLAs लिख रहा हूं मैं, लिखा है मैंने वैसे, ठीक है, पीपीटी में। तो स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, और बताओ कौन सा? स्टेट गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे लोकल अथॉरिटीज हो गई। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको बताऊंगा लोकल अथॉरिटीज, जैसे PRIs वगैरह हो गई, तो लोकल अथॉरिटीज हो गई। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है कि चलो ये स्टेट है, ये स्टेट है। लेकिन चौथा ना इसने दे दिया अदर अथॉरिटीज। कौन बताओ? अदर अथॉरिटीज। इस बात का ध्यान रखना, तो अदर अथॉरिटीज हो गई। ठीक है, तो ये चार चीजें इसमें लाई करती हैं। अब आप बोलोगे कि बताओ, देखो बहुत ध्यान से सुनो, तो ये चार, ठीक है, ये डिफाइंड है स्टेट। अब स्टेट से कंफ्यूज मत होना। आप बोलोगे सर आप तो एक बार बता रहे थे कि स्टेट जो है ये जो राज्य सरकार है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और मैंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट। अब एक तो स्टेट डिफाइन कर रहा हूं, ऊपर से बता रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट अलग है मेरे बच्चे। जब कभी कभी कंट्री को, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 एंटिटी होनी चाहिए स्टेट में, तो ठीक है 4 एंटिटी होनी चाहिए, तो वो अलग सेंस में यूज होता है। यहां सिर्फ इस सेंस में यूज हो रहा है फंडामेंटल राइट को डिफाइन करने के लिए। मतलब फंडामेंटल राइट ज्यादातर किसके अगेंस्ट है बताओ? स्टेट के अगेंस्ट है। क्यों? आपको लैंग्वेज मिलेगी, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन। मतलब वो हर जगह जो स्टेट कर रहा है वो स्टेट कौन सा है? तो वो स्टेट ये है जो यहाँ पे डिफाइंड है। पहली बात तो ये स्टेट किसके परिप्रेक्ष्य में है बताओ? ये स्टेट है फंडामेंटल राइट के परिप्रेक्ष्य में, जो आर्टिकल 12 में दिया है। आप बोलोगे डीपीएसपी में भी तो, हाँ डीपीएसपी में भी यही है। 36 में, आर्टिकल 36 में सेम है। वो बोलता है कि सेम जैसे जो 12 में है वही 36 में, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? तो समझो, तो स्टेट कौन है बताओ? पार्लियामेंट है एक तो, ठीक है, तो पार्लियामेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। समझ में आया? तो ये सिंपल है, ये समझ गए। स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट गवर्नमेंट हो गया। लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज मतलब मैं आपको PRIs के बारे में, लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में बताऊंगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। तो जो इन स्तर पे जो लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, तो ये आते हैं किसमें बताओ? स्टेट में। मतलब वहां पे मैं आपको बताऊंगा PRIs, तो वहां पे आप देखोगे, ठीक है, RTI जो है, सुनो पहले, RTI एक्ट का 2H स्मॉल h, ठीक है, जो क्लॉज है वो किसके विरुद्ध है? वो पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट है ना। तो इनके खिलाफ आपको पता होगा RTI कहां कहां डाली जा सकती है, तो आपको समझ लेना चाहिए वो स्टेट है। दूसरी बात जो अदर अथॉरिटीज है, मेरे से ध्यान देना, इसमें टाइम पे, मतलब टाइम पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही बताएगा अदर अथॉरिटीज में और कौन आएगा, या सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा, वो मतलब सारी चीजें इंटरप्रिटेट करता है। पार्लियामेंट में भी संशोधन करके लिख सकता है कि कौन हो सकता है अदर अथॉरिटीज में और कौन आ सकता है। सुनो, जैसे जो जुडिशरी होती है वो कोई भी हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, जो
अदर जुडिशरीज होती हैं, जो जुडिशरी होती है, बताओ क्या वो स्टेट में आती है? अगर मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में बोलूं, एकदम आम बोलचाल की भाषा में, तो जो सरकारी चीजें होती हैं, मतलब जो सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी अफसर हैं, ठीक है, ये स्टेट की परिभाषा में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी आ गए, जैसे आप बोलोगे बीसीसीआई, ठीक है, तो वो नहीं आएगा बहुत सारी रूलिंग में, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, पहली बात तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी सरकारी संस्थाएं, सरकारी अफसर दफ्तर वो स्टेट में आएंगे, पहली बात तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी देखे नहीं स्टेट है, तो पहली बात तो ये समझना है। दूसरी बात ये कि ऐसा भी नहीं कि सारी की सारी अगर प्राइवेट है तो वो स्टेट में आ ही नहीं सकती। मैं आपको वो भी एग्जांपल दे रहा हूं। पहले तो ये समझो जुडिशरी का क्या सीन है। तो मेरे बच्चे अदर अथॉरिटीज में अगर मैं देखूं तो जैसे जुडिशरी है, कौन है बताओ? मान लो अगर जुडिशरी है, अच्छा बताओ जुडिशरी क्या हमेशा न्याय का काम करती रहेगी? लेकिन जब जुडिशरी डिसीजन देती है ना, तो उस डिसीजन से कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा ये वाला राइट्स हर्ट हो गया, तो वहां पे वो एज अ स्टेट काम नहीं करती। जो न्यायपालिका है, जब कोई डिसीजन देती है, जब कोई निर्णय सुनाती है, तो वहां पे वो, ठीक है, एज अ स्टेट काम नहीं करती, वो स्टेट में नहीं आती। लेकिन जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है, जब ये प्रशासनिक काम करती है, प्रशासनिक काम क्या भाई, काम करने का काम किसका है? कार्यपालिका का। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कार्यपालिका संभालती है। तो जब ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन करे, मतलब जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे, प्रशासनिक कार्य करे, जैसे प्रशासनिक कार्य का, मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई गार्डनर है, मतलब कोई माली है जो पौधों को पानी देता है या पौधों का रखरखाव करता है, तो क्या जज साहब हमेशा यही कहेंगे कि मैं तुमको दो बाल्टी पानी देने की सजा सुनाता हूं? भाई ऐसा तो है नहीं। मतलब फंक्शन करेंगे ना वो, बात समझ में आए? तो वहां पे प्रशासनिक काम करेंगे, तो उनको हायर भी करेंगे, उन लोगों को, जैसे क्लर्क हैं, ड्राइवर हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल काम होते हैं। मतलब जुडिशरी के अलावा, मतलब न्याय के अलावा, डिसीजन सुनाने के अलावा जो बाकी के काम होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनको करने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तो जब जुडिशरी ऐसे कार्य करे, मतलब प्रशासनिक कार्य करे, तो इस बात का ध्यान रखना, जब जुडिशरी प्रशासनिक कार्य करती है तो बताओ क्या हो, ठीक है। तो उस टाइम पे जो जुडिशरी होती है वो स्टेट मानी जाती है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि किसी साहब ने जो है अपने फूफा के लड़के को रख लिया काम पे, हाँ ठीक है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, हम रख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। उस केस में किसी को मान लो रख लिया, तो किसी को तो फंडामेंटल राइट वायलेट होगा ना, किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मान लो किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी सी पोस्ट दे दी जाए, तो अब बताओ खतरा है कि नहीं? पहली बात तो वहां अयोग्यता दिखाएगा, देश का नुकसान होगा, देश का क्या, लोगों का भी नुकसान होगा, मतलब देश का मतलब लोगों का भी नुकसान होना, ये पहली बात। दूसरी बात, जब कोई अयोग्य पर्सन किसी पोस्ट पे पहुंच गया, तो किसी योग्य पर्सन, कोई योग्य पर्सन वहां नहीं जा सकता ना, तो उस योग्य व्यक्ति का राइट का हनन हुआ कि नहीं? तो जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगी जुडिशरी, तो ये स्टेट जैसा ट्रीट होगा, मतलब ये स्टेट आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बता दिया कि प्राइवेट, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जो प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, सुनो, तो जो प्राइवेट फंक्शंस है, मान लो कि इन्फोसिस है, ठीक है, इन्फोसिस है, या मान लो टीसीएस है, एकदम सिंपल, ठीक है, चाहे वो टीसीएस है, इवन चाहे वो इन्फोसिस है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ आप मुझे, एकदम सिंपल, आपको मान लो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आप कहां जाते हो? टीसीएस की साइट पे जाते हो, वहीं से अप्लाई करते हो। दूसरी बात ये बताओ मुझे कि मान लो आपको टैक्स अपना फाइल करना है, टैक्स फाइल करना है, या मान लो जीएसटी किसी को अपना फाइल करना है, तो बताओ ये सारे काम कौन देख रहा है? इन्फोसिस देख रहा है। तो इसी तरीके से मान लो ऐसी कोई कंपनी है जो गवर्नमेंटल काम कर रही है, ठीक है, ऐसी कोई कंपनी है जो गवर्नमेंटल काम कर रही है। किस तरीके का काम कर रही है? गवर्नमेंटल काम कर रही है। तो बताओ, देखो इसमें कुछ क्राइटेरिया देख लो। तो टीसीएस उस टाइम पे, हाँ मान लो अगर कोई पासपोर्ट फाइल कर रही है और इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, किसी के अधिकारों का हनन हुआ, किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, तो बताओ ये पब्लिक अथॉरिटी में आएगी कि नहीं? मतलब ये स्टेट की लिस्ट में आएगा कि नहीं? हाँ स्टेट माना जाएगा भाई, समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखना। तो क्या, पहली बात देखो, तो क्या क्राइटेरिया है जब जो कोई प्राइवेट कंपनी है वो कब आएगी एज अ पब्लिक अथॉरिटी? मान लो कोई, ध्यान से सुनो, कि जो कोई, अगर इनका कोई काम है वो गवर्नमेंटल है इन नेचर, गवर्नमेंटल इन नेचर, अगर कोई वर्क है इनका, मान लो कोई काम है, वो कैसा है बताओ? गवर्नमेंटल है नेचर में, और गवर्नमेंट का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है। कैसा है? डीप मतलब गहरा नियंत्रण है, डीप एंड बताओ परवेसिव कंट्रोल है। ठीक है, तो अगर, ठीक है, तो डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है,
देखो गवर्नमेंट फंक्शंस जो हैं आर कोऑपरेटिव इन नेचर। तो अगर इस तरीके का काम है, ठीक है, तो अगर इस तरीके का काम है किसी कंपनी का, ठीक है, तो चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, तो वो किस में आएगा बताओ? वो स्टेट की लिस्ट में माना जाएगा, मतलब वो स्टेट जैसा ही माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब यहां पे जो लास्ट वाला फंक्शन है ना, ठीक है, तो जो लास्ट वाला फंक्शन है, इस बात का ध्यान रखो, ये गवर्नमेंट के लिए है कि मतलब मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है और उसका काम क्या है? पब्लिक को संभालना, पब्लिक नेचर का है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी किसमें आएगी? स्टेट में आएगी, पहली बात। और अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका गवर्नमेंट लाइक फंक्शन है, क्या है? गवर्नमेंट लाइक फंक्शन, मतलब कि ऐसा काम कर रही है जो सरकार का काम, मतलब सरकार का काम कर रही है। दूसरा डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है किसका? गवर्नमेंट का। आप एक इसमें पॉइंट और लिख सकते हो कि मोनोपोलिस्टिक इन नेचर, मतलब जो वर्क है, ठीक है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आरडी सेट्टी केस में बताया था कि ये इस टाइप के फंक्शन अगर हैं किसी प्राइवेट कंपनी के, मतलब ये 3 फंक्शन है किसी प्राइवेट कंपनी के, और जो चौथा मैंने बताया, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है और उसका नेचर कैसा है? कोऑपरेटिव है, मतलब पब्लिक वर्क से मिलता जुलता है, तो वो कौन सी, वो किस में आएगा? वो स्टेट में फॉल करेगा, वो स्टेट में लाई करेगा, भले ही वो उन 3 कैटेगरीज में नहीं आता, लेकिन इस कैटेगरी में आता है। मान लो मोनोपोलिस्टिक, मतलब कोई एक काम है, जैसे मान लो पासपोर्ट का काम है, तो कोई एक ही कंपनी कर रही है। ऐसा नहीं कि हर घर पासपोर्ट बनवाओ, तो इस टाइप का कोई, ठीक है, कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अगर इस टाइप के काम हो रहे हैं, तो बताओ बच्चे, तो वो कंपनी भले ही प्राइवेट हो, वो किस में आएगी बताओ? तो इस बात का ध्यान रखना, वो किस में आ जाएगी? स्टेट में आ जाएगी। समझ में आया? अब आगे देखो, तो किस में आएगा? मैंने आपको बताया यहां पे कि पहली बात क्या? संघ, राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों, मतलब समझ में आ रहा है? देखो, तो संघ, राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यकारी विधायी अंग, जब वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण, मतलब सिंपल सा वही है, कुछ नहीं, सिर्फ इतना समझो। 4 चीजें बताई, वो समझो। 4 चीजें कौन सी? जस्ट सॉरी, हाँ, सुनो। तो कौन सी 4 चीजें? एक तो क्या बताओ? पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। चौथा अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में मैंने आपको बताया कि मान लो ऐसा कोई, मान लो जुडिशरी है, तो जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है, तो उस टाइम पे जुडिशरी जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करे, तो उस टाइम पे क्या होगा बताओ? वो स्टेट की लिस्ट में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको बताया कि जब न्यायालय जो है वो गैर न्यायिक कार्य कर रहे हैं, तो उस टाइम पे, ठीक है। निजी निकाय भी राज्य में आते हैं जब वो ऐसा काम करें, मतलब जब गवर्नमेंट लाइक फंक्शन करें, गवर्नमेंट के लिए काम करें। तो आरडी सेट्टी केस में यही बताया गया था, ठीक है। अब समझते हैं व्हाट इज लॉ। इतनी देर तो आपने समझा सिर्फ स्टेट, अब समझते हैं व्हाट इज लॉ, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? सिर्फ सारी लड़ाई, मतलब बहुत सारे केस आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयां देखोगे आप। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 का मतलब सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं। आर्टिकल 13 सिर्फ इतना कहता है, ठीक है, क्या कहता है? नो लॉ, ठीक है, कैन वायलेट क्या? फंडामेंटल राइट। मैं जहां भी एफआर लिखूंगा आप इसका मतलब समझना, फंडामेंटल राइट लिख रहा हूं। तो कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। अगर ऐसा कोई कानून है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो दैट शैल बी वाइड इनकंसिस्टेंट, ठीक है, टू द एक्सटेंट। समझ में आया? कि मतलब ये उस हद तक वाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिस हद तक ये फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। मतलब कोई भी कानून हो, और कानून में आगे डिफाइन किया है। देखो कुछ चीजें, मतलब यहां पे ध्यान से देखो, तो जो आर्टिकल 13 है, ठीक है, तो क्या है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो इसमें अगर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 मैं आपको बताऊं, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में सीधा सा ये दिया है, सिंपल सा, कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? अरे कानून तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ संविधान ही कानून थोड़ी ना है, तो कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। जैसे मान लो आरबीआई एक्ट 1934 हो गया, या ठीक है सीपीसी हो गया, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, या मैंने आपको बताया कि जैसे बीएनएस हो गया, इससे पहले आईपीसी सीआरपीसी थे,
ठीक है, तो वो संविधान से पहले ही बने थे। तो ऐसे ही सिर्फ एक दो नहीं, सैकड़ों लॉज हैं, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई भी कानून है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो वो उस हद तक इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, दैट शैल बी वाइड, ठीक है, अप टू दैट एक्सटेंट। इस बात का ध्यान रखना। तो क्या है, ऑल लॉज इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर, मतलब एकदम सिंपल देखो, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले मान लो ऐसा कोई कानून है जो इंडियन टेरिटरी में इन्फोर्स था, तो इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल टू द एक्सटेंट सच कंसिस्टेंसी बी वाइड, मतलब इस इनकंसिस्टेंट तक ये क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर ऐसा कोई, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा कोई कानून है जो संविधान पूर्व, मतलब संविधान पूर्व अगर ऐसा कोई कानून है तो वो उस हद तक, समझो इसको, इससे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी देखेंगे आप। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? मान लो कोई कानून है, ठीक है, मान लो कोई कानून है, ठीक है, तो मान लो ये कानून ए है कोई, ठीक है, और इसके दो क्लॉज हैं, एक एक्स है दूसरा वाई है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हैं बताओ, वायलेट कर रहे हैं। वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बताओ, वाइड हो जाएंगे, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि मान लो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी लॉ है तो उसका जितना पार्ट, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट, तो उसका जितना भी पार्ट क्या करेगा बताओ, ठीक है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, वो हो जाएगा खत्म। तो इस बात का ध्यान रखना। और इसका सब क्लॉज समझ में आया, बस इतनी सी बात है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में। इसका क्लॉज 2 क्या कहता है, एकदम सिंपल है, देखो ध्यान से। आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 ये कहता है कि मान लो पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। समझ, अगर बन गया तो फिर सेम लैंग्वेज है तो वो भी क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अब सुनो, तो ये हो गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, क्या, विच टेक्स अवे और एब्रेजेस, मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो किसी फंडामेंटल राइट को खत्म करता हो या प्रभावित करता हो। अगर ऐसा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब अगर फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट है तो ये भी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ध्यान से देखो, अब आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 कुछ नहीं कहता, दो चीज कहता है। एक तो बोलता है कि लॉ क्या है, ठीक है, जो इतनी देर से लॉ 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 बोल रहे हो कि कोई भी लॉ ऐसा रहेगा तो वैसा हो जाएगा, तो ये लॉ है क्या, तो ये लॉ को डिफाइन करता है आर्टिकल 13 का, ठीक है। 13 का क्लॉज 3 सब क्लॉज ए क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो कि क्या है लॉ इनफोर्स, सॉरी लॉ क्या है, इसमें बोलता है कि लॉ क्या है, लॉ इंक्लूड्स, अब उसमें बहुत सारी चीज, चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो कोई एक्ट हो, चाहे वो बाई लॉज हो, कोई भी चीज हो, क्या है बताओ, ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, बाई लॉ है, रूल है, रेगुलेशंस है, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन है, कस्टम, मतलब रेगुलेशन समझ रहे हो। मान लो कोई रूल है, ठीक है, तो क्या है बताओ, मान लो, ठीक है, तो यहां पे देखो, चाहे वो ऑर्डिनेंस है, क्या है बताओ, ऑर्डिनेंस है, बाई लॉज है, रूल है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है और यूजेस है। मैंने आपको कस्टम बताया था ना, कन्वेंशन किस तरीके से काम करता है, ठीक है, तो कन्वेंशन किस तरीके से काम करता है बताओ, ठीक है, एकदम सिंपल देखो, ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, तो भाई ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस मान लो अगर सदन जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का दोनों सदनों में से अगर मान लो कोई एक अनुपस्थित है, मतलब एक अभी सत्र में नहीं है, चल नहीं रहा है, या दोनों ही सदन अगर क्या है नहीं चल रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट क्या है ऑर्डिनेंस, ठीक है, जारी कर सकते हैं। सेम शक्ति होती है जिस तरीके से कोई एक्ट की होती है, उसी तरीके से ऑर्डर होता है। मान लो एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर निकाल दिया, मान लो कोविड के टाइम पे आप याद करो कि आज ये ऑर्डर आ गया कि कोई इतने बजे से बाहर नहीं आ सकता, कोई कानून पास हुआ था क्या, नहीं हुआ था, ऑर्डर ही निकला था, ठीक है। बाई लॉज क्या हो गया, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जो लेसर लेजिस्लेचर है, ठीक है, लोकल लेवल पे, ठीक है, तो वो बना सकते हैं ऐसे कानून। रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही एग्जीक्यूटिव एक रूल ऑर्डर रेगुलेशंस निकाल सकता है। नोटिफिकेशन भी यही होता है कि कल ये इस रोड पे जितनी दुकानें हैं सारी क्या बना दी जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से कस्टम होता है, कस्टम और असेस का मतलब एक ही होता है। तो कस्टम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीकर को रूलिंग पार्टी से होना चाहिए, कन्वेंशन है, ठीक है। जैसे गवर्नर
अलग स्टेट से होने चाहिए, पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, तो ये सारे कन्वेंशन हैं। तो ऐसा नहीं कि कन्वेंशन से, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कन्वेंशन से भी रूल होता है इंडिया में, तो होता है भाई, सिंपल सी बात है। देखो अब सुनो, अब इसका सब क्लॉज चार्ट ये तो ठीक है। अब लॉज इन फोर्स, लॉज इन फोर्स क्या कर रहा है कि इंक्लूड्स लॉज पास और मेड बाय लेजिस्लेचर। मान लो कि लेजिस्लेचर में कोई कानून है और अदर कंपिटेंट अथॉरिटी। क्या है लॉज इन फोर्स? क्या है लॉज इन फोर्स? कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में समझो, जो भारत की टेरिटरी में, ठीक है, लागू कानून है वो लॉज इन फोर्स है, ठीक है, लागू कानून। अब देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 ना, मतलब पार्लियामेंट परेशान हो गई थी जुडिशरी से, तो इसको बाद में ऐड किया। तो इसका सॉरी, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर आर्टिकल 368 के अंदर कोई संविधान संशोधन हुआ है, कोई संशोधन हुआ है, तो वो लॉज में नहीं आएगा। तो वो इन आर्टिकल 13 में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं तो वो उसमें नहीं आएगा। देखो क्या बोल रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 368 के अंदर अगर मान लो कोई भी कानून बना है, सॉरी कोई संशोधन हुआ है, तो वो लॉ में नहीं आएगा। क्यों ऐसा बोला? अगर वो लॉ में आएगा तो लॉ में आएगा और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन भी करेगा तो खत्म, लॉ खत्म। समझ में आया? और लॉ में नहीं आएगा फिर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा तो कोई प्रावधान ही नहीं है। समझ में आया? तो ये समझ गए क्यों लड़ाई चली। आगे देखते हैं किस तरीके से लड़ाइयां चली, ठीक है। अब इसमें देखो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत है, सुनो, बहुत सारे मल्टीपल केसेस में ये बताया गया। देखो ठीक है, एक सिंपल सा पेज लेते हैं। मान लो यहां पे एक केस है, बीकाजी नारायण। ठीक है, बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेट ऑफ यूपी, सिर्फ आप पर्सन का नाम याद रखो। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मान लो कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, मतलब संविधान बनने से पूर्व, मैंने आपको समझाया है क्या है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, संविधान बनने से पूर्व जो कानून है। तो मान लो कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उस पर तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होगी, लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे नहीं होगी। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है बताओ? यही है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मान लो ठीक है, मान लो ये कोई कानून है, बहुत ध्यान से समझना, लेकिन इसका इतना पार्ट जो है, ठीक है, जो इतना पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये मान लो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। तो क्या बताया गया, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है? अब ये समझो, दो तीन डॉक्ट्रिन आप समझ लो। क्यों है इतना इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? ठीक है, सुनो बहुत ध्यान से। मान लो कोई ये पार्ट है, इतना पार्ट है इस कानून का, ये क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। ध्यान से सुनो, तो अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा बताओ? खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब वाइड हो जाएगा। अब वाइड का मतलब ये नहीं कि कानून उखाड़ के फेंक दिया, मतलब हटा दिया, कानून को खत्म कर दिया, कभी आएगा नहीं, उसको फाड़ के फेंक दिया। फाड़ के तो फेंका नहीं। तो जो भी कानून है वो उस टाइम के लिए क्या हो जाता है बताओ? सस्पेंड हो जाता है। मतलब हमेशा के लिए वो खत्म नहीं हो जाता, सस्पेंड हो जाता है, मतलब वो अप्रभावी, निष्प्रभावी हो जाएगा। और मान लो फंडामेंटल राइट है 1 2 3 4 5, मतलब इस तरीके से फंडामेंटल राइट है। कल को मान लो कोई संशोधन करना हुआ, कोई फंडामेंटल राइट है, संविधान कितना पुराना बताओ? 1950 में लागू हुआ, 1949 में ही बनके तैयार हो गया। तो मान लो बदलते हुए समाज के साथ में मान लो ऐसी कोई चीज आ गई, कोई परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी, तो इसका इतना पार्ट, ये जो पार्ट था वो एक मान लो ऐसे A B C D, मतलब इतने सारे फंडामेंटल राइट हैं, या मान लो C का कोई पार्ट है। ध्यान से समझो, मान लो C का कोई पार्ट है, C का कोई पार्ट है X। अब ये जो कानून था इस X को क्या कर रहा था बताओ? इस X को क्या कर रहा था? वायलेट कर रहा था। इस वजह से ये क्या हो गया बताओ? मतलब ये क्या हो गया? ये इनकंसिस्टेंट था, इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन मान लो कोई संशोधन हो जो हमने इस फंडामेंटल राइट को ही हटा दिया। मैंने बोला ना संशोधन पॉसिबल है, संशोधन हो गया और इस एक्स को हटा दिया। अच्छा, जब एक्स है ही नहीं तो बताओ ये वायलेट किसको करेगा? तो करेगा ही नहीं।
तो बताओ ये सस्पेंड हुआ था थोड़े टाइम के लिए, क्या हुआ था बताओ, सस्पेंड हुआ था, लेकिन जैसे ही ये हटा, जैसे ही ये क्या हो बताओ, जैसे ये हटा, अब किसी को वायलेट नहीं कर रहा है, फिर से ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अच्छा चलो रब नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझो, तो एक्स यहां पे एक्स को वायलेट कर रहा था, तो ध्यान से समझो, फिर से एक्टिव हो जाएगा वापस से। समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो ये अगर वायलेट कर रहा था, इसी को बोलते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब समझते नहीं हो, थोड़ी देर के लिए एक्लिप्स रहता है फिर हट जाता है, चाहे वो कोई भी हो, सोलर हो, ठीक है, लूनर हो। तो समझ में आया। तो वीका जी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सेम चीज कही गई। उसके बाद एक दीप चंद केस आया, उसमें भी सेम कहानी। दीपचंद केस आया, मतलब मैं बहुत ज्यादा केसेस नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आया, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज दोहराई गई, लेकिन अब देखो, अब यहां पे एक दिक्कत है। देखो यहां पे एक और केस आया, अंबिका मिल, मतलब सेम चीज कही गई कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होगा, पूरा का पूरा लॉ खत्म नहीं होगा, लॉ सिर्फ सस्पेंड रहेगा, वो एक्टिव हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन ये भी बात बोली गई दोनों ही केस में, दोनों क्या टोटल 3 केस में ये बात बोली गई कि अगर मान लो कोई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, संविधान बनने के बाद, बताओ संविधान में फंडामेंटल राइट थे, जब पार्लियामेंट को ये पता है कि ये फंडामेंटल राइट है और ये वो कानून बनाते हैं, और ये उनको ये भी पता है कि जब कानून बनाएंगे तो उनको ये बात पता ही है कि किसी फंडामेंटल राइट को क्या करेगी, वायलेट। तो अगर ऐसा कानून बनाया है ना, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं चलेगा, वो कानून एब इनिशियो खत्म। समझ में आया? मान लो अगर कोई कानून बना, चलो ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, मान लो यही कानून बनाया, और अगर ये कानून किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, क्यों भाई, फंडामेंटल राइट पहले था ना, तुमने कानून अभी बनाया, तो पूरा का पूरा कानून ही क्या एब इनिशियो खत्म, पूरा कानून खत्म कर देंगे, उसको रखेंगे नहीं। पहली बात ये, तो ऐसा करके रहे हैं, ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं भाई? सिंपल सी बात है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब पहले ही बन गया था, अब कानून को थोड़ी ना पता है कि आगे चल के संविधान आएगा, संविधान में फंडामेंटल राइट भी होगा, और फंडामेंटल राइट कैसा होगा, क्या होगा, तो इसलिए समझ में आया, तो उसको रख रहे हैं, और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनको एब इनिशियो खत्म कर दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सेम चीज कही गई। एक अंबिका मिल का केस आया, ठीक है, अंबिका मिल तो आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे, तो अंबिका मिल्स का केस है स्टेट ऑफ गुजरात का ही, ठीक है, तो वर्सेस स्टेट ऑफ, ठीक है, गुजरात का केस है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो स्टेट ऑफ गुजरात का अंबिका मिल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया बताओ? हाँ, इसमें थोड़ा उल्टा बोल दिया गया, इन्होंने बोला कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, यहां पे क्या बोला गया बताओ? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहां अप्लाई होगा, ये कहां अप्लाई होगा, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉज पे। यहां क्या बोला गया बताओ? सेम चीज, क्या, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। यहां क्या बताओ? यहां ये मामला उलट गया, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल चाहे वो एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है तो उस पर भी लागू होगा, और आपको तो पता ही है कि जो सबसे लास्ट में आता है उसको माना जाता है, लेकिन ये सबसे लास्ट नहीं है, इसी बात की तो खुशी है, ठीक है। मतलब फिर पार्लियामेंट बनाएगी कानून और कहेगी हम तो भूल गए थे। समझ में आया? एक इसके बाद और एक केस आया, एकदम सिंपल है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो आपको क्रोनोलॉजी थोड़ा समझ में आएगी और चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो एक आया के ठीक है, तो के पुंचा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सबसे लेटेस्ट है 2010 का, ठीक है। तो इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल बोला क्या कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स समझ में आया? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, ठीक है, अप्लाई क्या होगा बताओ?
सॉरी, तो अप्लाई होगा, अप्लाई ओनली ऑन क्या, पोस्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब संविधान पूर्व जो कानून है उस पर अप्लाई होगा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। तो इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ यही अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बताओ किस पे अप्लाई होगा, तो मैंने आपको बताया ना एकदम सेम चीज, कि मैं आपको बोल दूं कि चलो ये पेन ले जाओ, मैंने अब आप इसको लेके चले जा रहे हो, लेकिन 10 दिन बाद मैंने बोला नहीं आप मत ले जाना, तुम्हारा कौन सा जाएगा 10 दिन बाद वाला, तो आप नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब के पुंछा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाले में, ठीक है, क्या हुआ बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो अप्लाई होगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, ये जो अप्लाई होगा ये कब कहां अप्लाई होगा बच्चे, ये अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में, और जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, मतलब पार्लियामेंट ने कोई अभी कानून बनाया और फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उसको एब इनिशियो मतलब पूरा का पूरा खत्म ही कर देंगे, फिर उसको वेट नहीं करवाएंगे कि तुम वेट करो ये फंडामेंटल राइट जाएगा तो फिर तुम एक्टिव हो जाना, ऐसा नहीं करवाएंगे। 3 देख लो, एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी कुछ नहीं है, ठीक है, एक बार मतलब बच्चों का डाउट आता है दोनों एक ही तो है, एक नहीं है भाई, समझो। मान लो कोई पार्ट है, ठीक है, मान लो ये कोई पार्ट है, ये कोई लॉ है, ये क्या है लॉ है, और इसका ही पार्ट है इतना, ठीक है। अच्छा ये पूरा हो गया, ठीक है, सुनो बहुत ध्यान से, मान लो इसका कोई पार्ट है इतना, ठीक है, अब ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है बताओ, ये वायलेट कर रहा है, किसको बताओ, किसको वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को, तो इसको सेवर कर दो, क्या कर दो इसको, सेवर, सेवर मतलब काट दो, क्या कर दो बताओ, सेवर कर दो, तो सेवर कर दो मतलब इसको काट दो, इसको काट के निकाल दो, और बाकी जो अच्छा लॉ है, मान लो ये गुड लॉ है और ये बैड है, तो बैड लॉ को अगर आप काट के निकाल दोगे तो कहानी खत्म, तो इसको बोलते हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, मतलब अच्छी चीज है वो। और एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर कुछ नहीं है, मान लो कि तुम्हें कोई राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, मान लो चलो फंडामेंटल आपके पास एक राइट है, फंडामेंटल राइट पे छोड़ो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि आपके पास राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी है, और सुनो माइनॉरिटीज के लिए अब भी जो राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी है वो अभी क्या है बताओ, अभी फंडामेंटल राइट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में। तो मान लो यू हैव राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, सेव अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि मतलब कि जो जिस तरीके का प्रोसीजर, मतलब कि लॉ के अलावा कानून से तो छीन सकते, बिना कानून के आपका प्रॉपर्टी का राइट तो छीन नहीं सकता कोई, ठीक है। तो मान लो कि कहीं पे रोड बन रही है और आपकी प्रॉपर्टी बीच में आ रही है, ठीक है, और सरकार बना नहीं सकती क्योंकि आपका राइट है भाई, कोई भी राइट है, लीगल राइट है तो सही, ऐसे थोड़ी ना ले सकता बिना कानून के, लेकिन फिर आपने क्या किया, वो आपने छोड़ा, आप एक काम करो बनाओ, कोई जरूरत नहीं किसी लॉ की, किसी कानून की कोई जरूरत नहीं है, बनाओ। तो यहां पे क्या हुआ, आपने अपना राइट छोड़ दिया, तो इसी को बोलते हैं कि राइट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। मान लो आपका कोई राइट है, आपने उस राइट को अधिकार को छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, बस कुछ नहीं है। ये 3 डॉक्ट्रिन जो मेन आती है वो समझ लो, ठीक है। तो समझ आया डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। अब कुछ केसेस हैं ये समझेंगे एक सीरीज में, तो इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस है, वो चंपकम दोरईराजन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद शंकरी प्रसाद आप देखोगे, फिर उसके बाद गोलकनाथ केस, ठीक है, केशवानंद भारती मामला, ठीक है, और IR कोहेलो केस भी देखेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो देखो चलो देखते हैं चंपकम दोरईराजन केस, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये केस कभी आया, 1951 में ही आ गया था, तो इस बात का ध्यान रखना। इसमें कुछ नहीं, इसमें एकदम नॉर्मल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि मान लो अगर, पहली बात तो अगर फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन करना है तो आप आर्टिकल 368 के अंदर ही कर सकते हो, ठीक है। तो अगर फंडामेंटल राइट में संशोधन करना है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट करना है, तो कैसे किया जा सकता है बताओ, आर्टिकल 368 के तहत। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटीज होती हैं, सिर्फ एक ही टाइप की नहीं,
ठीक है, कई टाइप की मेजोरिटीज, चाहे वो आप जिसको, पहली बात तो इम्पल सिंपल डिम्पल कुछ नहीं दिया है, ना ही स्पेशल मेजोरिटी इस टाइप का कुछ दिया है, लेकिन उसमें बताया गया है कि कितने वोट चाहिए, ठीक है, किसी बिल को, किसी एक्ट को, किसी रिजोल्यूशन को पास होने के लिए, ठीक है, तो कितना वोट चाहिए। तो अब उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है, स्पेशल मेजोरिटी में भी 4 क्राइटेरिया है टोटल, ठीक है, एक में सिर्फ 2/3 चाहिए, आर्टिकल 312 हो गया, 249 हो गया, वो बताऊंगा मैं, ठीक है। ऐसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए टोटल हाउस का, मतलब प्रेसिडेंट एंड वोटिंग का 2/3 नहीं चाहिए, टोटल हाउस का 2/3 चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का या हाई कोर्ट के जज को हटाने का, ठीक है, तो सिर्फ कितना चाहिए, 2/3 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब 50% ऑफ द हाउस भी चाहिए और 2/3 भी चाहिए प्रेसिडेंट एंड वोटिंग का। तो वो डिफरेंट पॉइंट है, वहां देखेंगे। तो अभी आप ये समझो, मान लो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर आपको फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 के अंदर हो सकता है। दूसरी बात ध्यान से सुनो, अगर मान लो ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करोगे, तो कहीं भी अगर मान लो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने कोई भी कानून बनाया, तो उन्होंने बोला कि डीपीएसपी मतलब ऐसा रहेगा, डीपीएसपी हैज टू कंफर्म भी क्या, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट से कंफर्म करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कहीं भी रहेगा तो फंडामेंटल राइट सुपरसीड करेगा डीपीएसपी को। समझ में आया? तो जैसे ही चीजें सामने आई उसके बाद तो इन्होंने फटाफट किए अपना, क्या किए, अमेंडमेंट किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, पार्लियामेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। किसने कॉन्स्टिट्यूंट इसमें अमेंडमेंट किया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही किया, क्योंकि उस टाइम तक पार्लियामेंट का गठन हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो मतलब वही थी, पार्लियामेंट जैसे काम कर रही थी, ठीक है। जब संविधान बनाने का काम था तब वो कैसे काम करते थे? एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और जब रेगुलर सीटिंग की बात होती थी, नॉर्मल चर्चाएं होती थी, तो पार्लियामेंट जैसे काम करती थी। तो इन्होंने 1951 में संविधान में संशोधन किया। क्या किया? ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने 9th शेड्यूल ऐड किया। क्या किया? 9th शेड्यूल ऐड कर दिया। 9th शेड्यूल आपको पता ही है क्या है, कि नो जुडिशियल रिव्यू। जहां भी मैं जेआर लिखूंगा वहां ये समझना है कि ये जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नो जुडिशियल रिव्यू मतलब 9th शेड्यूल में किसी सब्जेक्ट को डाला तो उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से जुडिशरी पे चेक लगाने का काम हुआ यहां पे। दूसरा बच्चे, पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये किया। अभी मैं आपको आर्टिकल 15 बताऊंगा, जस्ट 14 के बाद 15 ही आएगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो जब 15 बताऊंगा तो वहां पे आप देखोगे कि तो ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ 3 क्लॉज थे। मतलब पहला क्या था कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन एनीबॉडी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था कि उसमें पर्सन कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मतलब नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। मतलब एक तो स्टेट नहीं करेगी, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, दूसरा नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। दो जगह पे, मतलब एक तो यूज करने से, चाहे वो वेल्स हो, टैंक्स हो, ये बाथिंग घाट्स हो, ठीक है, रोड्स हो, तो इसको यूज करने से नहीं रोकेगा। और दूसरी बात एक्सेस करने से, कहां पे? शॉप्स पे, पब्लिक रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो यहां पे एक्सेस करने से नहीं रोकेगा। तो ये दूसरा क्लॉज था, मतलब दूसरे क्लॉज में 2 पॉइंट थे, ठीक है। तीसरा क्या था? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। डिटेल में देखेंगे, टेंशन मतलब याद हो जाएंगे चीजें। लेकिन देखो सुनो, पहले इसमें हुआ क्या था कि जो चंपकम दोरई राजन में केस गया था ना, वो गया ही इसलिए था कि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने पिछड़ा वर्ग को सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए किसी कॉलेज में सीट आरक्षित किया। तो फिर क्या हुआ? लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट के, ऐसा तो प्रावधान है ही नहीं, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं गया है। एक तरफ आप लिख रहे हो कि नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द क्या, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और दूसरी बात वहीं पे क्या कर रहे हो? कास्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो यहां पे एक आर्टिकल ऐड किया गया, मतलब 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया, ठीक है, जिसमें है, आप ये समझो 15 क्लॉज 4 ऐड किया गया, बाकी मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन क्या, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास एंड एससी एंड एसटी, बस इतना सा है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये ऐड हुआ, ठीक है, तो ये चीजें ऐड की गई इसमें। लेकिन एक चीज ध्यान दे रहे हो, देख रहे हो, यहां पे जुडिशरी पे एक तरीके का चेक लग गया, ठीक है। उसके बाद फिर से शंकरी प्रसाद केस 1951 में भी शंकरी प्रसाद केस आया। उसमें यह है कि अब ये देखो, लॉ बना के क्या कर रहे हैं बताओ? लॉ बना के चेक कर रहे हैं, मतलब जुडिशरी पे रोक लगा रहे हैं। तो शंकरी प्रसाद केस में कहा गया, ठीक है, यहां पे पार्लियामेंट के फेवर में ही सुनाया गया केस। इतना मतलब पार्लियामेंट को भी अच्छा लग रहा होगा कि चलो ये बड़ा अच्छा काम हुआ, जुडिशरी हमारे फेवर में है।
ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ बच्चे, एकदम सिंपल देखो ध्यान से। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो ध्यान से सुनो, कि जो आर्टिकल 13 में लॉ दिया गया है, जो आर्टिकल 13 में लॉ है, मतलब जो लॉ है ये क्या है, ये ऑर्डिनरी लॉ है, मतलब कि साधारण कानून है। ऑर्डिनरी लॉ है, ये साधारण कानून है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है आर्टिकल 368 के अंदर। आर्टिकल 368 के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो ये लॉ नहीं है। लॉ क्या है, ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ कैसे पास होता है, साधारण कानून से, मतलब साधारण बहुमत से पास हो जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का साधारण बहुमत। ऐसा नहीं कि कोरम भी ना हो, कोरम की उपस्थिति में साधारण बहुमत। तो जुडिशरी ने क्या बोला कि जो लॉ है, ये जो लॉ है तो वो ऑर्डिनरी लॉ है। मतलब बताओ ये लॉ क्या है, बताओ, ऑर्डिनरी लॉ है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये लॉ नहीं है। तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये लॉ नहीं है। अब सुनो, अब आप कंफ्यूज मत होना। लॉ आप आम भाषा में, मतलब कानून, लॉ का मतलब आप कानून समझते हो, कानून सब कुछ होता है। मैंने बताया कि यहां पे जो लॉ का मतलब है वो सिर्फ इतना है, फंडामेंटल राइट, मतलब ऐसा कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे, वो वाला लॉ नहीं है ये। इस बात का ध्यान रखना। तो इसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये क्या है, बताओ, ये लॉ नहीं है। लॉ क्या है, ऑर्डिनरी लॉ। एंड सेम चीज हैज बीन रिपीटेड इन सज्जन सिंह केस। ठीक है, उसके बाद सज्जन सिंह केस, ठीक है, सज्जन सिंह केस आया, एकदम सेम कहानी। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि ठीक है, सेम क्या, जो ऑर्डिनरी लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ क्या है, यही लॉ है। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करूं, ठीक है, ये लॉ नहीं है, इट्स नॉट लॉ। कौन सा लॉ, आर्टिकल 13 के अंदर। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये लॉ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। लेकिन दो जजेस थे, ठीक है, एक जस्टिस हिदायतुल्लाह और मुदोलकर। तो ये लोगों ने थोड़ा सा, मतलब एक डिसेंटिंग ओपिनियन दिया कि ऐसे चलता रहा तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब कि फंडामेंटल राइट फिर इन्फ्रिंज हो जाएगा, फंडामेंटल राइट फिर खत्म करते रहेंगे। कभी ये डीपीएसपी का बहाना देंगे, कभी बोलेंगे मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, पीपल के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे करके क्या कर देंगे, फंडामेंटल राइट को खत्म कर देंगे। ये इसी तरीके से चलता रहा तो ठीक है। तो मैंने आपको बताया दो जस्टिस का डिसेंटिंग ओपिनियन था और 65 में आया था वो डिसीजन, और देख लो। तो मतलब जो बेस बन गया था, अब फंडामेंटल राइट को ऐसे खत्म नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि संविधान संशोधन करके 2/3 तुम्हारी मेजोरिटी आ गई तो खत्म ही कर दोगे। अब आओ, अब यहां आया मजा गोलकनाथ केस में। ध्यान से समझो, ये 11 जजेस बेंच थी, ठीक है। मान लो अगर पूछ लिया गया, 11 जजेस बेंच थी, वो ऐसे पूछेगा नहीं। पूछने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये पता है कि हाँ ठीक है, कि जो केशवानंद भारती केस है वो 13 जजेस बेंच है, इसके बारे में नहीं आइडिया। तो सुनो, स्टेटमेंट बना दिया कभी 9 जजेस बेंच थी तो फिर गलत कर दोगे। तो क्या हुआ गोलकनाथ केस में, क्या हुआ गोलकनाथ केस में, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से, मतलब देखो क्या किया इसने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहली बात तो ये कि जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है ये इम्यूटेबल है, ठीक है। और क्या है बताओ, ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है। ये वर्ड्स हैं जुडिशरी के कि मतलब इसको क्या किया जा सकता है कि मतलब फंडामेंटल राइट कांट बी एब्रेजेस, मतलब कि आप इसको कट कर ही नहीं सकते हो, फंडामेंटल राइट को कम नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखना। तो इम्यूटेबल है, जितने फंडामेंटल राइट है आप उनको खत्म नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट में क्या अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, अमेंडमेंट, ठीक है। यहां सिंपल सा कि नो अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। इन्होंने एक बात और बोली कि जो लॉ है ना, लॉ है ये दोनों चीज है। लॉ मींस बोथ, क्या
पहला तो ठीक है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये क्या है, ये भी लॉ है, इट्स ऑल्सो लॉ। मतलब अभी तक क्या खेल चल रहा था कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या, कि चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ है, जो ऑर्डिनरी लॉ है ये भी क्या है बताओ, ये भी लॉ है। मतलब आर्टिकल 13 में जो लॉ दिया है वो चाहे साधारण कानून से बने और चाहे तुम उसको बना दो, बताओ किससे, चाहे तुम उसको बना दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, फिर भी दोनों ही लॉ हैं। और इसमें से कुछ भी अगर फंडामेंटल राइट को एब्रीज करेगा तो वो लॉ क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, बनाओ लॉ, ठीक है। तो जुडिशरी ने एकदम बढ़िया से यहां अब पार्लियामेंट पे चेक लगा दिया कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ही नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा तुम फंडामेंटल राइट में संशोधन कर ही नहीं सकते, फंडामेंटल राइट को एब्रिज किया ही नहीं जा सकता, फंडामेंटल राइट खत्म किया ही नहीं जा सकता है, इम्यूटेबल है, ठीक है। तो बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट नेचर का लगा दिया कि फंडामेंटल राइट को आप क्या कर सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना। समझ में आया, एकदम सिंपल सा केस है, बहुत ध्यान से सुनो, देखो ठीक है। तो ये सिंपल सा था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बताओ पार्लियामेंट भी तो कुछ करेगी, अब पार्लियामेंट करेगी। देखो अब पार्लियामेंट ने क्या किया बताओ, इन्होंने फटाफट मतलब 1971 में लगातार मतलब 24वां 25वां संविधान संशोधन लाया और इन्होंने क्या कर दिया बताओ। पहली बात तो इन्होंने गोलकनाथ जजमेंट को टर्न करने की कोशिश की, इन्होंने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड किया। मैंने बताया था ना, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ये ऐड क्या है इसमें बताया था अभी, जब 13 क्लॉज 4 बताया था उसमें बताया था कि मान लो अगर आर्टिकल 368 के अंदर, ठीक है, अमेंडमेंट, ठीक है, अंडर क्या, अंडर आर्टिकल 368 क्या है, लॉ नहीं है, मतलब नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई। क्या लिखा है, लैंग्वेज क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। मतलब कि आर्टिकल 13 में जितनी भी चीजें दी गई हैं, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन फोर्स हो, मतलब ये सारी चीज अगर इनमें से कोई भी चीज अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगी तो वो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो अगर इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट तो वो खत्म। तो यहां पे देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। तो और ये पोजीशन अभी भी है, मतलब इसको बरकरार रखा, जुडिशरी ने इसको खत्म नहीं किया। तो क्या, ध्यान से सुनो, तो क्या किया यहां पे पार्लियामेंट ने क्या किया बताओ। पार्लियामेंट टू ओवरटर्न गोलकनाथ जजमेंट को इन्होंने ओवरटर्न करने के लिए पहला काम तो ये किया कि मान लो अगर, सुनो, इन्होंने 2-3 काम किए। पहला काम ये किया कि इन्होंने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में ये ऐड कर दिया, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 में ये ऐड कर दिया कि अगर 368 के अंदर कोई संशोधन होता है, 368 के अंदर अगर कोई भी संशोधन होता है तो ये लॉ नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि आर्टिकल 368 में क्या ऐड किया इन्होंने, ठीक है, हाँ सुनो पहले, अब यहां पे कुछ चीजें थी। आर्टिकल 368 में क्या ऐड किया, ठीक है, आर्टिकल 368 में ऐड किया कि ये कुछ भी ऐड क्या कर सकते हैं बताओ। पहली बात तो इट कैन अमेंड, ठीक है, इट कैन अमेंड इवन फंडामेंटल राइट, ये किया। दूसरा, प्रेसिडेंट के लिए भी ये बाध्य कर दिया इन्होंने कि ठीक है, इट इज मतलब इट्स बाउंड टू साइन, मतलब प्रेसिडेंट बाउंड है, ठीक है, साइन टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया तो उसको प्रेसिडेंट साइन करने के लिए बाध्य है। और ये कंडीशन ये अभी भी है, इसीलिए आप देखो कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई वीटो नहीं लगा सकते, स्पेशली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो वो कोई वीटो नहीं लगा सकते। समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो प्रेसिडेंट कोई वीटो नहीं लगा सकते, साइन करना कंपलसरी है, एसेंट देना कंपलसरी है। बताओ मनी बिल पे वो एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं क्या, फटाफट आंसर दो। तो ठीक है, तो ये चीजें कर दी पार्लियामेंट ने। और क्या किया सुनो, और 25 में से क्या किया इन्होंने, मैंने आपको बताया 24-25 दोनों ही हुए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, बताओ ये कौन से आर्टिकल हैं, क्या है ये, फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है। एंड आर्टिकल 39C कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, कि इसमें है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक ही चीज है दोनों, एक
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या भाई, कंट्री के बहुत सारे रिसोर्सेज है ना, बहुत सारे माइंस हैं, खदाने हैं, बहुत सारी चीजें, XYZ, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो पहली बात तो इसका क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरी बात ये कि ये नहीं कि जो कंट्री की वेल्थ है उसका एक ही जगह कंसेंट्रेशन, एक ही जगह इकट्ठा हो जाए। तो पार्लियामेंट इनको लेके अगर मान लो कोई कानून बनाएगी, इनको लेके कोई कानून बनाएगी, सुनो डीपीएसपी में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मतलब कानूनों को अलग अलग कानून बना के डीपीएसपी को लागू किया जा रहा है, जैसे जैसे सरकार सक्षम हो रही है। तो समझ में आया। तो उसी तरीके से मान लो डीपीएसपी को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, वो एक्चुअली उसका नाम ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आया। अब वो स्टेट दोनों है, कौन से स्टेट है बताओ, स्टेट कौन है? अरे वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, बताया तो 4 ही स्टेट है, और डीपीएसपी में भी वही 4 स्टेट है। समझ में आया। ठीक है, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज, तो यही स्टेट है। तो ये लोग क्या करेंगे, पब्लिक के वेलफेयर में काम करेंगे, लेकिन कब, जब ये सक्षम हो जाएंगे। तो वही बात, तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर मान लो आर्टिकल 39B और C को लेकर कोई कानून बनाता है, मतलब कोई भी कानून बनाएगा, ये लॉ होगा, तो ये इसको, ठीक है, आर्टिकल 14, ठीक है, और आर्टिकल 19, इन दोनों पे इनको क्या मिलेगा, सुपरसीड मिलेगा। अगर मान लो कोई कानून बनाया इन्होंने और आर्टिकल और 14 और 19 अगर वायलेट हो रहे हैं तो फिर हो सकते हैं। समझ में आया। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये चीजें ऐड की गई आर्टिकल, ठीक है, ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम से और 25वें से, ठीक है। तो ये देखो, तो 25वें में क्या, आर्टिकल 31C भी ऐड किया गया, 39B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, 39C मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। डीपीएसपी की ये दोनों डीपीएसपी के आर्टिकल हैं, तो ये प्रिवेल करेंगे फंडामेंटल राइट पे, अगर फंडामेंटल राइट एब्रिश किया जाएगा तो। अब आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस अब तक की सबसे बड़ी बेंच है, 13 जजेस बेंच, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अच्छा ये बताओ इन्होंने क्या किया, बताओ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या, उसको आप हेल्ड कर दिया, मतलब वैलिड है उसको, ठीक है। 13 क्लॉज 4 मैंने आपको बताया कि वो अभी भी है 13 क्लॉज 4, इसलिए मैंने दिखाया। एक चीज और ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि अगर जुडिशरी ने बोल दिया कि ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल अब इनवैलिड है, ये आर्टिकल चलेगा नहीं, तो इसका मतलब नहीं कि उसको संविधान से निकाल के हटा दिया जाता है, नहीं, वो संविधान में रहता है, वो संविधान में रहता है। लेकिन आप देखोगे संविधान बेयर एक्ट उठाओगे तो उसमें नीचे लिखा रहेगा कि ये इनवैलिड है, इनएक्टिव है, इनवैलिड है। समझ में आया। तो वो आर्टिकल वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जब पार्लियामेंट रिपील करती है तो वहां पे लिखा होगा, जब पार्लियामेंट ने जिस आर्टिकल को रिपील किया है वहां कंप्लीटली वो वहां पे लिखा रहेगा ओमिटेड फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इस बात का ध्यान रखना। चलो ठीक है, ये बोल दिया, चलो ठीक है, जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये तुम्हारा वैलिड है, ठीक है। आप प्रेसिडेंट जो है वो बाउंड टू साइन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दैट इज फाइन। आपका आर्टिकल 13 क्लॉज 4 भी वैलिड है। क्या है आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कि 368 के तहत कोई भी संशोधन किया गया तो वो लॉ नहीं है, ये भी वैलिड है। लेकिन यहां पे ही आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब देखो यहां पे मजा आ गया, यहां पे क्या हुआ, यहां पे जुडिशरी के पास में एक अलग से ही पावर तो वैसे भी पहले से थी। बताओ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का पावर किसके पास है, हायर जुडिशरी को, चाहे वो हाई कोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि जो हाई कोर्ट है वो सेंट्रल लॉ को इंटरप्रेट नहीं कर सकती, सब कर सकती है। सुनो, तो चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, तो वो हायर जुडिशरी है, वो इंटरप्रेट कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और सुनो, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जिसको तुम कैपिंग लगा के रखे हो कि शेड्यूल 9 में डाल दोगे तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट उठा के शेड्यूल 9 में डालोगे तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, तो वो भी पॉसिबल है। समझाया। तो जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। एक बात बहुत क्लियरिटी से नहीं बोला था, इसलिए बहुत सारे केसेस में, आप मिनरवा मिल केस देखोगे उसमें भी यही चीज दोहराई गई। क्या कि कौन सी डेट को आया था ये जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ये वर्डिक्ट कभी आया था 24 अप्रैल, ठीक है, 1973 में आया था। तो इस डेट से, ठीक है, इवन मिनरवा मिल केस या IR कोएलो केस, ठीक है, इवन जो सबसे लेटेस्ट है 2007 वाला, ठीक है, तो इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि भाई जुडिशियल रिव्यू क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, 24 अप्रैल 1973 के बाद चाहे तुम 9th शेड्यूल में ही कोई चीज क्यों ना रख दो, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 के बाद, मतलब इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद कोई भी चीज अगर भले ही 9th शेड्यूल में क्यों ना हो, ठीक है, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड। हाँ, अब सुनो, यहां पे दो चीजें, इसमें भी पार्लियामेंट को ज्ञान दिया गया, ठीक है, इसमें भी पार्लियामेंट को ज्ञान दिया। यहां पे देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 24 अप्रैल 1973, क्योंकि ठीक है, जो CGI थे वो इसी दिन रिटायर कर गए थे, ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि
लैंडमार्क जजमेंट, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर बताया तो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया गया। बोला गया हम बताएंगे तुम्हें, जब तुम गलतियां करोगे तब हम बताएंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो समय समय पे जुडिशरी ने बहुत सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में डाला है। ठीक है, जैसे कि मान लो सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, सेकुलरिज्म हो गया, ठीक है, सोशलिज्म हो गया, ठीक है, सॉवरेनिटी हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बहुत सारी चीजें, जैसे जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन टाइम टाइम पे जुडिशरी इसको डिफाइन, ऐसा नहीं किसी एक ही केस में बता दिया था ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या ज्ञान दिया, इनको यहीं पे ज्ञान दिया कि देखो तो आप पार्लियामेंट हो, आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं हो। ठीक है, आप पार्लियामेंट हो, आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं हो, और आपकी पावर क्या है, वो लिमिटेड है। जबकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो संविधान को बना रही थी, ठीक है, उसकी पावर अनलिमिटेड थी। सेम चीज हैज बीन रीआइटरेटेड कहां, मिनर्वा मिल्स केस में यही चीज दोहराई गई कि ठीक है कि डोनी ऑफ क्या, डोनी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डोनी ऑफ लिमिटेड पावर कांट एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। तो डोनी क्या होता है, डोनर कौन होता है, जो देता है। तो हमें संविधान दिया किसने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दिया। और डोनी कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को संविधान मिला है ना, बना बनाया संविधान मिला है। तो ऐसा नहीं अनलिमिटेड पावर उनके पास थी और आप अनलिमिटेड पावर दिखा रहे हो, तो ये नहीं होगा कि संविधान को चेंज कर दोगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। सेम चीज यहां पे रीआइटरेट की गई, क्या, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, अनलिमिटेड, उनकी अनलिमिटेड पावर थी। और जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये थोड़ा सा मतलब यहां पे जुडिशरी ने बोल दिया, लेकिन बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कुछ तो यहां भी क्लियरिटी नहीं थी और कुछ आगे भी। देखो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये लो, इन्होंने क्या किया बताओ, कि एक्सपेंडेड प्रोटेक्शन अंडर 31C। 31C में क्या था, 31C में कुछ नहीं था, सिर्फ यही था ना, बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मान लो पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करेगा। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, अब तो इन्होंने ये कह दिया कि जो डीपीएसपी है, मतलब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून बनाएगा तो वो 14 और 19 को वायलेट करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ इनका। तो 14 और 19 को वायलेट करेगा। ठीक है, और क्या ऐड किया इन्होंने कि नो जुडिशियल रिव्यू। हाँ सुनो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये ऐड किया, आर्टिकल 368 क्लॉज 4 क्या ऐड किया कि दो चीज ऐड किया। एक तो ठीक है, अमेंडमेंट की जो पावर है पार्लियामेंट की वो अनलिमिटेड है। ठीक है, क्या है बताओ, नो लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री पावर, मतलब कि अमेंडमेंट अगर कर रहे हैं तो पहली बात तो नो लिमिटेशन, ये आर्टिकल 368 मतलब कुछ भी अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है। दूसरी बात बताओ, नो जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और अगर आर्टिकल 368 के तहत इन्होंने कोई अमेंडमेंट किया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। पार्लियामेंट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है कोई बात नहीं करो। ठीक है, यहां पे क्या हुआ बताओ। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ, यहां पे आया, ठीक है, मजा, एससी ने क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया। भाई पहली बात तो ये है कि जुडिशियल रिव्यू जो बता दिया है तुम्हें क्या, कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, और कुछ भी हो हम तो जुडिशियल रिव्यू करेंगे, कुछ भी हो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो जुडिशियल रिव्यू कर सकते, ये भी बताया गया। इसमें वापस से बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी, मतलब 24 अप्रैल 19, आप ये दिमाग मत लगाना कि 24 अप्रैल 1973 के दिन ही अगर कोई कानून बन गया तो अरे कैसे बनेगा, उस दिन तो पहली बार तो वर्डिक्ट आया, एक ही दिन में कानून बनेगा नहीं, वो दिमाग मत लगाओ। उसके बाद तो 24 अप्रैल 1973 के बाद मान लो कोई भी चीज, ठीक है, 9th शेड्यूल में ही क्यों ना रख दो और बाकी कहीं भी हो, हम तो जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू ये आर्टिकल क्या कर दिया गया, मतलब क्या इनवैलिड हो गया। और दूसरी बात, ये अनलिमिटेड पावर जो है ना पार्लियामेंट की, तो इनको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया बताओ, कि तुम क्या हो, डोनी हो, तुम डोनर नहीं हो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो तुम्हारी पावर क्या है, लिमिटेड है। यहां पे मैंने लिखा है, डोनी ऑफ द लिमिटेड पावर कैन नॉट बाय एक्सरसाइजिंग दैट पावर कन्वर्ट लिमिटेड पावर इनटू अनलिमिटेड वन। समझ में आया, तो इस बात का ध्यान रखो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान दे दिया और जुडिशियल रिव्यू को बता दिया कि ये क्या है बताओ, बेसिक स्ट्रक्चर। समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। और सुनो, आईआर कोएलो केस में भी यही चीजें बताई गई, सेम चीज। आईआर कोएलो केस कहां पे कब आया था, हाँ ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम कुछ है ही नहीं। दो 2007 का केस है, इसमें सेम चीज क्या बताया गया इसमें, कि यही जो जुडिशियल रिव्यू है, मतलब जो जेआर है, जुडिशियल रिव्यू है, ये क्या है बताओ, ये क्या कब की जा सकती, मतलब 2007 में ये बताया गया कि ये 24 अप्रैल, फिर से सेम चीज दोहराई गई, क्या 24 अप्रैल 1973 के बाद से मान लो कोई भी सब्जेक्ट आया है उसमें तो किया जा सकता है। तो बस सेम चीज दोहराई गई और कुछ नहीं है। तो ये था लॉ पे कितना बवाल चला। ऐसे ही जब आप जुडिशरी पढ़ोगे ना तो उसमें देखोगे, मतलब जो चीजें डिफाइंड नहीं है, ठीक है, जहां पे डाउट है, लॉ पे क्यों इतना डाउट था, लॉ लिखा हुआ था, अब लॉ कौन सा,
ऑर्डिनरी लॉ कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि कौन सा लॉ, ठीक है। तो इस पे इतनी तेज देर तक लड़ाई चली, तो थोड़े से केसेस इसलिए बता दिए ताकि आपको याद रहे। आओ चलो आप देखते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। क्या है आर्टिकल 14 क्या है, ठीक है। देखो आर्टिकल 14 में आपको भाई राइट टू इक्वलिटी तो है ही, लेकिन आर्टिकल 14 में आपको दो चीजें देखने मिलेंगी, ठीक है। दो चीजें देखने मिलेंगी, कौन सी बताओ। एक तो आपको देखने मिलेगा एकदम सिंपल, जैसे मैंने आपको इक्वलिटी पहले भी बताई थी ना थोड़ी सी, तो ठीक है, जब भी प्रियम्बल बता रहा था तो वैसे समझो एकदम सिंपल है। इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हैं, सिर्फ दो ही चीजें हैं। एक तो है राइट, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, हाँ दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, दो चीजें हैं। अच्छा दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस आ गया दोनों में कि यहां दो चीजें लिखनी पड़ी, और जरूरत क्या पड़ गई दोनों चीजों की। आप समझोगे ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, फिर बोलोगे तो सर आपने बताया था इंग्लैंड में संविधान ही नहीं है, मतलब अनरिटेन है जो भी अवधारणाएं हैं, ठीक है। जरूरी नहीं 19 पेज का संविधान है, आप ओपन करोगे ना यूएस का संविधान 19 पेज का संविधान है, ठीक है, और हमारा, ठीक है, एक बार ओपन करना 400 पेज का संविधान है। तो यहां पे अगर सिंपल सा सुनो, तो जरूरी नहीं कि सारी चीजें लिखी ही हो, ठीक है, लेकिन अवधारणाएं ली गई है वहां से। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि जो कानून है, कानून के आंख पे जो पट्टी बंधी थी इससे पहले, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि कानून अंधा है, उसका सिंपल सा मतलब ये था कि भाई कोई भी हो, चाहे वो अंबानी आके खड़े हो जाएं, चाहे वो एक नॉर्मल सा पर्सन हो, दोनों कानून के समक्ष बिल्कुल समान है, दोनों की दलीलें सुनी जाएंगी। ऐसा नहीं कि कोई अमीर आदमी हो तो उसने कोई गुनाह कर दिया उसको तो पक्का सजा देंगे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मान लो कोई पर्सन डिप्राइव्ड है, कोई उतना उस किसी पर्सन के पास उतने रिसोर्सेज नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सुनी ही नहीं जाएगी। तो दोनों ही केसेस में कानून के समक्ष दोनों ही समान है, दोनों अपनी दलीलें पेश करो, दोनों अपनी बातें रखो, और फिर जुडिशरी निर्णय देगी। तो समझ आया, तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो मतलब कानून के समक्ष सभी क्या है बताओ, समान है। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो मतलब देखने को नहीं मिलता, ठीक है, इमोशनल नहीं होना है, ये कॉन्सेप्ट है, पढ़ो, ठीक है, सारी चीजों के लिए इमोशनल नहीं होते, ध्यान से सुनो। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब सिंपल समझ में आया। अच्छा जब ये था, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो बताओ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की क्या जरूरत है। जब मैंने दोनों एग्जांपल दिए ना,